मामूल के मुताबिक ईरान के एक शहर में लोग सुबह के वक्त अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं। ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही होती है, लेकिन अचानक एक बाप अपनी बेटी को देखता है जो कि स्कूल के गेट से भागते हुए वापस आ रही होती है। पता चलता है कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। मकसद बताया जा रहा है ईरान की गवर्नमेंट का रजीम चेंज। पूरे मुल्क में अचानक फिजाई हमले शुरू हो जाते हैं। तेहरान और दूसरे शहरों में जोरदार धमाकों की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। ईरान भी फौरन जवाबी कार्रवाई शुरू करता है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू दावा करते हैं इस हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनी हलाक हो चुके हैं। सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चलता है कि उनके महफूज मकामात को भारी नुकसान पहुंचा और कुछ देर बाद ईरानी मीडिया भी इस बात की तस्दीक कर देता है। हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनी दर राह सरबुलंद। इस जंग को डोनाल्ड ट्रंप ने नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। The United States and its partners have launched Operation Epic Fury. नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने ही ईरानी अवाम से अपील की है कि वो सड़कों पर बाहर निकलें और अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े होकर रजीम को चेंज करें। Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside, bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. लेकिन ईरान का सबसे पहला और सबसे खतरनाक निशाना बना ईरान का एक प्राइमरी स्कूल, जिस पर इजराइल ने डायरेक्ट मिसाइल से हमला किया। इस हमले में 100 से ज़्यादा ईरानी बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसके जवाब में ईरान अपना मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करता है, जिसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ईरान इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में लगभग 11 से 12 लोग मारे गए और कई जख्मी हुए। ईरान सिर्फ इजराइल पर महदूद नहीं रहता, वो मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के एयर बेसिस को निशाना बनाता है, खासकर बहरीन, सीरिया, इराक, यूएई, कुवैत और सऊदी अरब। इजराइल और अमेरिका मिलकर ज़्यादातर तेहरान पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वहीं पे मौजूद है। इस हमले के नतीजे में ईरान में अब तक 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस दफ़ा ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाया है, उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को कम्प्लीटली बंद कर दिया है। ये वही समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। ईरान ने खुली धमकी दी है कि अब जो जहाज़ इस रास्ते से गुजरेगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और सबसे ज़्यादा नुकसान होगा मिडल ईस्ट की इकनॉमी को, जो कि ऑयल ट्रांसपोर्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। लेकिन सवाल ये है कि ये जंग दोबारा शुरू क्यों हुई? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सितंबर 2022 में 22 साल की कुर्दिश ईरानी लड़की महासा अमानी तेहरान विजिट पर आई हुई थी। ईरान की मुलायटी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इल्ज़ाम लगाया कि उसने हिजाब सही तरीके से नहीं पहना हुआ। उनको एक री एजुकेशन सेंटर ले जाया गया, जहाँ उसको इस्लामी ड्रेस रूल के बारे में बताया गया। लेकिन वहाँ उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वह ज़मीन पर नीचे गिर पड़ती है। उसको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके जनाजे में एक नारा गूंज उठा, ज़ेन ज़िंदगी आज़ादी, यानी वुमेन लाइफ फ्रीडम। ये कुर्दिश फेमिनिस्ट स्लोगन धीरे धीरे पूरे ईरान का प्रोटेस्ट स्लोगन बन गया। Police firing in the streets, women cutting their hair, burning hijabs in rage, students' demonstrations. यूनाइटेड नेशन और यूएस गवर्नमेंट ने ईरान पर ह्यूमन राइट वोलेशन का इल्ज़ाम लगाया। Until the women of Iran are free, we are going to stand with you. Jian, Azadi, women, life, freedom. 2024 तक ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे बहुत ही कम हो जाते हैं, लेकिन फिर 28 दिसंबर 2025 में तेहरान के ग्रैंड बाजार में एक शॉपकीपर अपनी दुकान का शटर बंद करके महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट पूरे ईरान में फैल जाता है। अमेरिका ईरान पर दोबारा से सेक्शन लगा देता है, जिससे इन्फ्लेशन रेट 40% तक पहुंच जाता है। शुरू में ये प्रोटेस्ट सिर्फ महंगाई के खिलाफ था, मगर धीरे धीरे ये ईरान के शिया क्लैरिकल इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक मूवमेंट बन जाती है। इसी टेंशन के दरमियान ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टॉपिक बन जाता है। अमेरिका और वेस्टर्न यूनियन चाहते थे कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट को लिमिट करे, और कुछ रिपोर्ट में तो कम्प्लीटली स्टॉप तक की भी डिमांड थी, और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल पर भी बात हो। ईरान का जवाब बिल्कुल साफ था, न्यूक्लियर एनर्जी हमारा लीगल राइट है, और बैलिस्टिक मिसाइल को ईरान का डिफेंस इशू करार दिया। इसी प्रोटेस्ट और न्यूक्लियर प्रोग्राम को जस्टिफिकेशन बनाकर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान को इस सबका पहले से ही इल्म था, इसीलिए अयातुल्लाह अली खमेनी ने एक लीडरशिप स्ट्रक्चर बना दिया था। उनका कहना था कि हर लीडर अपने नीचे 4 और लीडर अपॉइंट करे, ताकि अगर कोई लीडर मर जाए तो ईरान में लीडरशिप का फुकदान पैदा ना हो। अब उनकी शहादत के बाद उनके बेटे मुजतबा खमेनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। उसने आते ही ऐलान किया है कि अब सीज़ फायर नहीं होगा, अब सिर्फ जंग होगी। ईरान कतर में मौजूद अल उबैद एयरबेस पर मिसाइल से हमला करता है। ये एयरबेस मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री हब माना जाता है। इस हमले में ईरान ने इसको कम्प्लीटली तौर पर तबाह कर दिया है, जिससे अमेरिका को $1.1 मिलियन का नुकसान हुआ है।
ये सब देखने के बाद कई ममालिक ने अमेरिका को अपनी एयरबेस यूज़ करने से रोक दिया। जब स्पेन ने अमेरिका को सबसे पहले एयरबेस यूज़ करने से रोका तो अमेरिका ने गुस्से में आकर स्पेन पर ही सेक्शन लगा दिए। जंग से कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसराइल जाकर नेतन्याहू से मुलाकात करते हैं। उसके बाद अफगानिस्तान अचानक पाकिस्तान पर हमला कर देता है। पाकिस्तान जब अफगानिस्तान के साथ टेंशन में मसरूफ़ होता है तो उसी वक्त अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर हमला कर देते हैं। सवाल उठता है कि क्या ये सोचा समझा प्लान था कि पाकिस्तान को एक अलग फ्रंट पर बिजी रखा जाए ताकि वो ईरान की मदद ना कर सके। आज दुनिया एक नए मोड़ पे खड़ी है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये जंग दुनिया को अमन देगी या फिर एक नया क्राइसिस पैदा करेगी। अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।